हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ड मांडगा। ध्यान से सुनना। जीएसटी में मैं आप लोग को ट्रिकी पॉइंट्स बता रहा था। कुछ चैप्टर्स के बच गए थे, सबके एक साथ बताता हूँ। पहला रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन में मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगता है एक स्टूडेंट को जो पढ़ के जाना चाहिए वो ये है कि प्रॉपर ऑफिसर किन केसेस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। उसमें 2 अमेंडमेंट है, वो आपको ज़रूर देख के जाना चाहिए। फर्स्ट। सेकेंड, रजिस्ट्रेशन में एक स्टूडेंट कहाँ पर फंस सकता है कि सर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई गुड्स सप्लाई कर रहा है तो उसको भी लिमिट मिलती है। ये सर्कुलर से अमेंडमेंट था, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर देख के जाना चाहिए। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन चैप्टर में अगर मुझे कोई पूछेगा कि एज सच इतना हार्ड एंड फास्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक सिंपल कुछ बातें आप याद रख सकते हो कि सर इंटर स्टेट अगर गुड सप्लाई कर रहे हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में फॉल करते हो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उसको लिमिट मिल जाती है सर। ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आप याद रख सकते हो रजिस्ट्रेशन में। बाकी सिंपल है, रजिस्ट्रेशन में इतना हार्ड एंड फास्ट ट्रिकी कुछ नहीं है, बहुत सिंपली आराम से याद रहता है। ठीक है। बट हाँ ये है कि वो रिवोकेशन और कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन उसके लिए टाइम पीरियड याद रखना 30 डेज, वो सब याद रखना क्योंकि वो सब एग्जाम में एमसीक्यूज में आते हैं सर। ठीक है। उसको ज़रूर एक बार रिविजन लेक्चर्स या मैराथन से ज़रूर सुन लेना, तो वो पूरा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कवर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आती है बात टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में तो सर वो रिवर्स चार्ज के केस में याद है ना, रेसिपिएंट को 30 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है इनवॉइस इशू करने के लिए, जहां पर सप्लायर इनवॉइस इशू नहीं करता है। वो एक याद रखने वाली बात है। टैक्स इनवॉइस में 1 लाख की लिमिट हो गई है इनवॉइस पे, वो याद रखने वाली बात है टैक्स इनवॉइस के केस में। और टैक्स इनवॉइस के केस में अगर आगे मैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट सोचूं तो क्रेडिट नोट के लिए टाइम पीरियड जो है वो आईटीसी वाला सेम टाइम पीरियड है। डेबिट नोट के लिए सर टाइम लिमिट अलग से प्रिस्क्राइब नहीं है, बट होता ये है कि सर डेबिट नोट जब आप इशू करते हो, जब भी आप इशू करते हो उस डेबिट नोट का तब तक टाइम लिमिट होता है जो नॉर्मली एक आईटीसी लेने का टाइम पीरियड होता है, वही 30 नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न। ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात। इसके बाद अगर मैं इसी में ई वे बिल भी कनेक्ट करूँ तो ई वे बिल में आप लोगों को लिमिट याद रखनी चाहिए, कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, और कंसाइनमेंट वैल्यू में याद रखना टैक्सेस को इंक्लूड करते हुए वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई को नहीं लेते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये भी याद रखना कि ई वे बिल के केस में कि सर कोई पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड है तो वो भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है, उसका नंबर याद रखना है ई वे बिल 03, वो याद रखना। मेरे को लगता है एमसीक्यू में आने के चांसेस है। ई वे बिल इतना ही इंपॉर्टेंट हुआ। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेरे हिसाब से इतना कुछ टिपिकल है नहीं, उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स का याद रख लेना 72 मंथ्स फ्रॉम द डेट ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न है, वो याद रख लेना, वो इतना सिंपल ही है सर। अकाउंट्स रिकॉर्ड से आगे बढ़ते हैं। कहानी और आगे बढ़ी तो आए अपन किस में, अकाउंट्स रिकॉर्ड से पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स में तो मेरे को एक चीज़ सिंपल याद रखती है, याद रखने लायक लगती है जो आपको रखना चाहिए कि सर कैश लेजर में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, मेजर माइनर हेड सब ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्रेडिट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कैश लेजर में ट्रांसफ़र करना है तो जीएसटी पीएमटी 09 फाइल करके ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये एक ध्यान रख लेना। दूसरा इंटरेस्ट का मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में डेफिनेटली आने के चांसेस लगते हैं कि अगर आपके कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है, इसका मैंने आरटीपी एमटीपी में क्वेश्चन भी कराया है, मैं उसकी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, देख लेना। अगर आपके कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है और अगर आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी है तो जितना कैश लेजर में पड़ा हुआ है उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगता, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये अमेंडमेंट है तो मेरे को लगता है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक है। इसका अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी मैंने क्वेश्चन करवाया है, आप वहाँ से भी इसका कवर कर सकते हो। ठीक। ये आती है पेमेंट की बात। पेमेंट से आगे बढ़ते हैं सर। पेमेंट से आगे बढ़े तो टीडीएस टीसीएस में मेरे को तो इंपॉर्टेंट लगता है टीसीएस। टीडीएस तो हमेशा से था, टीसीएस इस बार इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि रेट का चेंज है, और रेट का चेंज जो डेट्स है वो आपको याद रखना पड़ेगा सर। 10 जुलाई वो डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेट आपको डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा टीसीएस के केस में। ठीक है। और टीडीएस के केस में ऐसा इतना कुछ टिपिकल है नहीं मेरे हिसाब से, तो टिपिकल टीडीएस के केस में कुछ आएगा नहीं, ये आपसे हो जाएगा। टीडीएस के केस में एक पॉइंट है जहाँ पर स्टूडेंट से मिस्टेक होती है, ध्यान रखना, सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई और रेसिपिएंट, ये तीनों कहाँ पर है ये ध्यान रखना। इसमें बहुत सारी मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, बहुत सारे लोगों से मिस्टेक हुई है। अगर सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों एक जगह है और रेसिपिएंट अलग स्टेट में है तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मेरे को लगता है ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे एक गड़बड़ होती है टीडीएस पे। ठीक है। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। फिर आती है बात रिटर्न चैप्टर में। रिटर्न चैप्टर में मेरे को इतना कुछ रॉकेट साइंस लगता नहीं। कंपोजिशन स्कीम वाली की रिटर्न की डेट याद रख सकते हो, 30 ये जुलाई हो गई है, 30 जून हो गई है। ठीक है। वो 1 जून या जुलाई हो गई है 30, वो याद रख सकते हो। इसके अलावा एज सच और कुछ नहीं है जो आपको इतना रिटर्न चैप्टर में हार्ड एंड फास्ट लगे कि आप भूल जाओगे।
मैराथन से भी देखोगे तो कवर हो जाता है, वहीं से कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। आराम से बनाना, कोई हड़बड़ी नहीं है। और अच्छा, एक बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, सर आरसीएम का ट्रीटमेंट क्या होता है? ध्यान से सुन लो। पहले आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकालोगे, फिर क्रेडिट लिखोगे। क्रेडिट में आप जो आरसीएम वाली क्रेडिट है उसका लोगे, फिर नेट जीएसटी पेबल निकालोगे। नेट जीएसटी पेबल निकालने के बाद आरसीएम की जो लायबिलिटी है उसको लिखोगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा जीएसटी पेबल इन कैश। ये मैंने क्वेश्चंस भी कराया आरटीपी एमटीपी में, वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा सर, ठीक है। बट आरसीएम का ट्रीटमेंट प्रॉपर करके आना, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में मत लिख देना, बवाल हो जाएगा, वहाँ मत लिखना, ठीक है। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें जो आप अगर ध्यान रखोगे तो कोई मिस्टेक्स होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। सब अच्छे से पढ़ो, आराम से रहो, काम कूल रहो, रिलैक्स रहो, पेपर अच्छे जाएंगे, ज़्यादा सोचो मत, डेफिनेटली अच्छे पेपर्स जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहो, सब अच्छा ही होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।